चलो, सो 3 टेररिस्ट बिहाइंड पहलगाम अटैक किल्ड। यहाँ पे इसके अंदर की डिटेल्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि सबसे पहले जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया था, वो था ऑपरेशन सिंदूर। और दूसरा, अभी जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें जो इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं टेररिस्ट, मतलब घुसपैठी है बेसिकली, उनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन महादेव। अभी वाला जो जिस ऑपरेशन में ये टेररिस्ट मारे गए, दिस वाज ऑपरेशन महादेव। इन दोनों मिलिट्री ऑपरेशंस का नाम इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट, बाकी सब इरेलेवेंट। नेक्स्ट, will intervene without fail if mass exclusion is found in Bihar draft poll। ये एज अ न्यूज नॉट दैट रेलेवेंट, क्योंकि बिहार में अब यहाँ न्यूज में बोल क्या रहे हैं, बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन होती है ना, वो पूरे वोटर्स का डेटा इकट्ठा करती है, और वोटर्स का डेटा इकट्ठा करके बेसिकली जानने के लिए कितने वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं। हर साल हर 5 साल में जब जब इलेक्शंस होते हैं तो नए लोग 18 साल के हो रहे हैं, कुछ कुछ मर गए, कुछ कुछ वोटिंग उससे बाहर हो गए, कुछ कुछ इंक्लूड भी हुए हैं, तो नया डेटा हर बार चाहिए होता है फ्रेश, तभी पता चलता है वोटर टर्नआउट कितना है। परसेंटेज में निकालते हैं ना 42% वोटर टर्नआउट, इसके लिए आपको टोटल जानना पड़ेगा कितने वोटर्स हैं। उसके लिए बिहार पोल्स में इलेक्शन कमीशन ने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि ये डॉक्यूमेंट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे करके डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा गठरी मांगी है, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू प्रोड्यूस। बहुत सारे ऐसे होते हैं, अब जैसे आई नो अ फ्यू पीपल जिनका बर्थ सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ रखा है, जो ओल्डर जनरेशन से 45-50 की एज में, दे डोंट नो वेयर देयर बर्थ सर्टिफिकेट इज, उनको नहीं मिल रही। मेरी मम्मी की 10th की मार्कशीट नहीं मिल रही उनको। अब वो बिहार में अगर इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल होती तो वो वोट ही नहीं दे पाती, क्योंकि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस केस में क्या बोला है कि आप जितना मुश्किल बना रहे हो ये वोटर को रजिस्टर करना, इसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में मास एक्सक्लूजन होगा वोटर्स का। मतलब बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो एलिजिबल हैं बट वो वोट नहीं कर पाएंगे, वो रह जाएंगे, बाहर रह जाएंगे वोटिंग से। दिस विल कॉज अ प्रॉब्लम। ये फॉलो अप न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वी विल इंटरवीन विदाउट फेल इफ मास एक्सक्लूजन इज फाउंड। फाइनली इलेक्शन कमीशन को बोला है अगर हमारे बोलने के, हमारे वार्निंग देने के बावजूद आप ये हरकत करते हो, और उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ आधार मंगाओ ना, सिर्फ आधार मंगाओ, आधार के बेसिस पे वेरीफाई करो वोटर, एक डॉक्यूमेंट काफी है। आधार बाय द वे यूआईडीएआई इशू करती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो आधार इशू करती है पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, दैट डॉक्यूमेंट शुड बी इनफ वोटर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। उससे ज्यादा तुम तामझाम क्यों मंगा रहे हो। बट फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन नहीं सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम फिर बीच में घुस के ये नहीं होने देंगे कि इतने सारे वोटर्स बाहर रह जाए, उनको वोट करने, बिकॉज वोटिंग इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अधिकार है आपको। अगर कोई वोट करने से जाने से रोक देना, यू कैन फाइल अ केस ऑन देम, आपके अधिकारों का उल्लंघन कहलाता है, वायलेशन ऑफ योर राइट्स। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों का वायलेशन ऑफ राइट्स होगा जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव दैट मेनी डॉक्यूमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई फिर हम घुसेंगे अगर तुम बात नहीं सुनोगे तो। ठीक है, सिंपल। इसमें जीके के हिसाब से नॉट दैट रेलेवेंट, लीगल में शायद आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तमिलनाडु एंड केरला पिटिशंस विल किक ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हियरिंग। ये 29 जुलाई को स्टार्ट हो गया था। हो क्या रहा था, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब पढ़ोगे, आपको मुस्कान मैम बताएंगी कि जब भी कोई लॉ बनता है, लॉ सेंटर के लेवल पे भी बनता है पार्लियामेंट में, और स्टेट्स के लेवल पे भी बनता है स्टेट असेंबलीज में, है ना। अब स्टेट असेंबलीज में क्या होता है, कोई भी बिल आता है, बिल पास होता है, गवर्नर के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर और केरला के गवर्नर क्या कर रहे थे पिछले कुछ साल से, 1-1.5 साल से, उनके पास बिल आया, बिल के ऊपर उनका एसेंट लगता है, मतलब अप्रूवल लगता है ताकि वो लॉ बन पाए, है ना। फिर प्रेसिडेंट के पास वो पास ऑन। ये आप क्या कर रहे हो फोन में, तो फोन आने से पहले क्लास से बाहर से रिंगटोन हम बंद करके आते हैं, आगे से याद रखना। चल, मैं क्या, मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, मेरा पूरा लिंक टूट जाता है,
कोई भी ऐसा बीच में ऊटपटांग हरकत होती है तो, एंड ये बाकी लोग डिजर्व नहीं करते कि एक की हरकत की वजह से बाकियों की पढ़ाई का नुकसान हो। और आप जो ये चिढ़के बोले हैं ना मैडम फोन आया मुझे, ये गलती किसकी है? मेरी है आपका फोन बजा, या क्लास में आपका फोन बजा वो मेरी गलती है? गलती है, झुक के सॉरी बोलेंगे, ठीक है? ताओ और चौड़ मेरी क्लास में नहीं चलता। चलो, तमिलनाडु और केरला में हो क्या रहा था कि गवर्नर ने ना बिल अपने पास विथहोल्ड कर रखा था। तो दो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक आर्टिकल 200 और एक आर्टिकल 201। इतना डिटेल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दोनों आर्टिकल ये बात करता है अबाउट गवर्नर, ये बात करता है अबाउट प्रेसिडेंट, ठीक है? पहले केस में बोला जा रहा है कि बिल पास होके, ये स्टेट असेंबली वाले बिल्स की बात हो रही है, ठीक है? बिल मतलब जो अभी तक लॉ नहीं बना है, रफ डॉक्यूमेंट है, लॉ बनने के बाद वो लॉ कहलाएगा, अभी बिल है वो, ठीक है? स्टेट असेंबली में आया हुआ बिल जब उसको गवर्नर का प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए, मतलब अप्रूवल मिल जाए, सिग्नेचर मिल जाए, तब जाके वो लॉ बन जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? होता क्या है, आर्टिकल 200 गवर्नर को पावर देता है, आपके पास अगर बिल आता है आप दो तीन चीजें उसके साथ कर सकते हो। आप अपना कंसेंट दे सकते हो, हामी भर दो कि हाँ भाई ठीक है अप्रूवल दे दो। दूसरा, आप रिजेक्ट कर सकते हो। तीसरा, आप विथहोल्ड कर सकते हो। विथहोल्ड मतलब अपने पास बिल रोक सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या हुई, विथहोल्ड करने में कोई टाइम लिमिट नहीं लगाता कॉन्स्टिट्यूशन। विथहोल्ड कब तक नहीं पता, कुछ नहीं लिखा है। तो तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 बिल्स अपने पास रोक के रखे थे। और अगेन वही पॉलिटिक्स कि भाई गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, ये नहीं। अब गवर्नर जो चुन के आता है दैट इज नॉमिनेटेड या इलेक्टेड बाय द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आता है वो। बिल बात हो रही है स्टेट असेंबलीज की, तो वहां पे वही पॉलिटिकल डिबेट कि भाई सेंटर का गवर्नर है और यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब जो भी रीजन हो, 10 बिल्स उन्होंने रोक के अपने पास रखे थे। यहां पर बहुत विवाद हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट दे रहा है आप उसका मिसयूज कर रहे हो। सीधी सी बात है, आपको विथहोल्ड करने बोला, विथहोल्ड जन्मों तक थोड़ी ना कर लोगे, लॉ तो बनने दो, पास तो होने दो। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर, सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, 3 तरीके के पावर्स होते हैं, ओरिजिनल, एडवाइजरी, एपेलेट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस, कोई भी डिस्प्यूट बिटवीन एक तरफ सेंटर और दूसरे तरफ स्टेट्स, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझा सकता है। एपेलेट में हाई कोर्ट से आने वाली अपील्स को सुन सकता है, एपेलेट नाम आता है अपील से। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में प्रेसिडेंट को अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ दिमाग में खटक रहा है, जिसपे क्लैरिटी चाहिए, वो जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं उनकी राय, प्रेसिडेंट। दैट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई यहाँ दिक्कत आ रही है, आप क्लैरिटी दो आर्टिकल 200 और 201 पे, हमको बताओ कितने टाइम तक विथहोल्ड कर सकते हैं और कितना टाइम लिमिट लगाना चाहिए। 29 तारीख से हियरिंग शुरू हुई। इसमें तमिलनाडु और केरला की गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया है। उन लोगों ने बेसिकली बोला है कि भाई देखो, प्रेसिडेंट को कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो उस पर क्लैरिटी मांगने का अधिकार है अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन। प्रेसिडेंट को यह अधिकार नहीं है कि तुम सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने बोलो किसी चीज पे, उसके लिए बाकायदा पिटीशन फाइल की जानी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में धीरे धीरे करके इस चीज पे हियरिंग स्टार्ट होने वाली है और इस चीज पे डिस्कशंस होने वाले हैं, ठीक है? अगले आने वाले एक हफ्ते के पेपर में अपने को प्रॉब्ली हर दूसरे दिन इसका फॉलो अप न्यूज मिलेगा। देखो अब ये कहानी स्टार्ट हो गई, अब ये कहानी अगले आने वाले 2-2.5 महीने चलेगी और आपके दिमाग में लिंक बनती जाएगी कि आगे क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ। यहां से आपको एक छोर पकड़ में आ गया, ठीक है? चलो, सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ तमिलनाडु इज डिलेइंग, ये इररेलेवेंट। कोई भी केस चल रहा हो कंट्रोवर्शियल, इररेलेवेंट। ममता काउंटर्स दिल्ली पुलिस ऑफ हरासमेंट, irrelevant. Supreme Court asks if Tamil Nadu government is trying to delay trial, irrelevant. Mahayuti government has committed 4,800 crore scam in लाड़की बहन योजना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट अगेन थोड़ा पॉलिटिकल साइड आ गया यहाँ पे, एक गवर्नमेंट या एक पार्टी की बात हो गई तो इररेलेवेंट, ठीक है? ओपीएस शिफ्ट स्टैंड्स ऑन, अगेन इररेलेवेंट। कोई भी ओपिनियन की बात हो, स्टैंड्स की बात हो, इररेलेवेंट। असम गवर्नमेंट लॉन्चेस इविक्शन ड्राइव टू क्लियर एनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड ऑन नागालैंड बॉर्डर, इररेलेवेंट। स्टेट न्यूज है, जनरली स्टेट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती अनलेस महाराष्ट्र स्टेट की हो, अगर आप एमएचसीटी दे रहे हो
तो स्पेसिफिक महाराष्ट्र की न्यूज थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वरना नेशनल लेवल की न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। Experts flag rising debt in Punjab amid government claims of taking proactive steps irrelevant. Medical student in Russia says he is being forced to fight in Ukraine irrelevant. Outrage over arrest of nuns irrelevant. Jailbreak irrelevant. Can improve outcome of नहीं. फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन सेज जॉइंट सीईओ. अभी तक बोला है यहाँ, आई थिंक कमेंट्स में किसी ने बोला था क्या ये रेलेवेंट है, अभी तक सिर्फ ये बोला गया है मणिपुर इज प्रिपेयरिंग, जिस दिन कुछ कंक्लूसिव हो जाए, ये फैक्ट बन जाए, उस दिन इट विल बिकम रेलेवेंट. ठीक है, अभी के लिए इररेलेवेंट. अच्छा, हाईकोर्ट ने अक्विट कर दिया 2002 के राइट्स वाले को, इररेलेवेंट. डीआरडीओ सक्सेसफुली होल्ड्स बैक टू बैक प्रलय टेस्ट, रेलेवेंट. डिफेंस प्रलय हमको देख के समझ में आ गया, इट इज अ काइंड ऑफ मिसाइल. टेस्ट फ्लाइट कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रलय किस तरीके की मिसाइल है. मिसाइलें 2-3 तरीके की होती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर. समझा? अब यू नीड टू फाइंड आउट प्रलय किस तरीके की मिसाइल है. डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है consecutive test flights of the प्रलय मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड. जनरली यहीं पे टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं सारी की सारी. टेस्ट फ्लाइट्स वर कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स टू वैलिडेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ मिसाइल. जनरली मिसाइल को टेस्ट फायर क्यों कर रहे होते हैं, रेंज जानने के लिए, इस मिसाइल की कितनी रेंज है. ठीक है. मिसाइल्स प्रिसाइजली फॉलोड द इंटेंडेड trajectory and reached the target point with pinpoint accuracy meeting all the test objectives. प्रलय is an indigenous, देखो यहीं पे आंसर मिल गया अपने को, गूगल भी नहीं करना पड़ा. इंडिजीनियस मतलब इंडिया में ही बनाई गई. डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक. अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो ग्रेविटी को यूज करती है टारगेट को हिट करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं उसको. विद स्टेट ऑफ द आर्ट guidance and navigation. The missile is capable of carrying multiple types of warheads against various targets. Test flights were witnessed by senior scientists, ये हमको पता ही है. Representative of US, ये वो, यहाँ type of missile नहीं लिखा है अभी भी. So you need to find out. फटाफट गूगल करके ढूंढो और ये चीज सीखो. कहीं भी कोई भी चीज दिमाग में आई, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आया, इंस्टेंटली गूगल इट. बैठे मत रहो दिमाग में क्वेश्चन लेके. अगर जीके जेन्युइनली पढ़ोगे तो दिन के तुम्हारे दिमाग में 10 क्वेश्चन आने चाहिए पढ़ते पढ़ते. डीआरडीओ हमने पढ़ा, तो डीआरडीओ का कोई हेडक्वार्टर होगा और डीआरडीओ का कोई ना कोई चेयरपर्सन होगा. ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. ये कहला गया करंट के साथ स्टैटिक प्रिपेयर करना. समझा? न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट में स्टैटिक ढूंढते चलो. डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है और डीआरडीओ का हेड कौन है या चेयरपर्सन कौन है, ये दोनों भी आपके दिमाग में आना चाहिए था. सरफेस टू सरफेस. ठीक है, वो पैराग्राफ पढ़ के भी थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए. हिट किया टारगेट, सरफेस से ही लॉन्च किया, सरफेस टू सरफेस. डीआरडीओ का अब ढूंढो हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके चेयरपर्सन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर समीर वी कामत, ऐसे कुछ करके नाम है उनका. मेरे को पसंद है बोलना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नेवर रॉन्ग. न्यू दिल्ली, राइट. तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हो गया न्यू दिल्ली और चेयरपर्सन हो गए, हेड हो गए समीर वी कामत. न्यूज़पेपर में एक एक चीज का नोट्स अपने को नहीं बनाना है, बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, हेडक्वार्टर हो गया, ये हो गया, इनके नोट्स कॉपी में अलग से बनाने. फिर जब मैं आपको कंपेंडियम पढ़ाऊंगी, वहां एडिशनल चीजें पढ़ाऊंगी, वहां पे आपका रिविजन होगा. ठीक है. अगर करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा, क्योंकि अब जो आप रोज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ये आपको कंपेंडियम में लगेगा भाई ये तो रिवीजन हो रहा है, हम तो पढ़ के आए ऑलरेडी. ठीक है. नेवी चीफ ऑन 4-day विजिट टू जापान बूस्ट डिफेंस टाइज. तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है नेवी चीफ कौन है. 4 दिन के लिए जापान में गए डिफेंस टाइज बेटर करने के लिए. जब कोई अग्रीमेंट साइन हो, जब कोई डील साइन हो, हम कुछ उनसे खरीदें, हम कुछ उनको बेचें, तब इंपॉर्टेंट है. सिर्फ अभी बातचीत करने गए, तो अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट है हमारे नेवी के चीफ कौन है. वाइस एडमिरल, सॉरी, चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी. जो नेवी के चीफ होते हैं उनको कहते हैं हम एडमिरल. जो एयरफोर्स के चीफ कहते हैं होते हैं उनको हम कहते हैं एयर मार्शल.
ठीक है, और आर्मी वाले को आर्मी चीफ। एनी आइडिया एयरफोर्स के चीफ कौन है, एयर मार्शल कौन है? एपी सिंह, एपी सिंह एयर मार्शल। नेशनल स्टोरी टेलिंग चैंपियनशिप महा इररेलेवेंट। नीचे आओ, नो वर्ल्ड लीडर्स आस्क्ड अस टू स्टॉप ऑपरेटिंग, सॉरी ऑपरेशन इररेलेवेंट। आइडेंटिटी ऑफ 3 पहलगाम अटैकर्स इररेलेवेंट। कुछ भी ऑपोजिशन बोल रहा है कोई मतलब नहीं। मिसाइल बोल रही हूँ, निसार मिसाइल, सॉरी सैटेलाइट वेरी मच रेलेवेंट। किन का प्रोजेक्ट है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, दैट इज रेलेवेंट। किस तरीके की सैटेलाइट है, क्यों लॉन्च किया है? कुछ मीडिया सैटेलाइट्स होती हैं, ऊपर से इंटरनेट का सिग्नल, टीवी का सिग्नल देती है, ये जियो सिंक्रोनस है, मतलब वेदर का डेटा कलेक्ट करेगी ये, ठीक है। सारी की सारी सैटेलाइट लॉन्चेस एक ही जगह से होते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, सारे A to Z सारे के सारे श्रीहरिकोटा से, इंडिया के। दुनिया यहाँ क्यों आएगी अपना लॉन्च करने, अपन अभी इतना आगे नहीं बढ़े हैं। यहां से हमको अगेन दो चीजें आई, नासा, या नासा तो चलो उतना रेलेवेंट नहीं है, इसरो हेडक्वार्टर एंड इसरो चीफ, दोनों ढूंढो। यूएसए, यूएसए का स्पेस एजेंसी नासा। तो इसरो के चीफ और इसरो के हेडक्वार्टर, इसरो के चीफ अभी रिसेंटली चेंज हुए कुछ महीनों पहले, ढूंढो। ठीक है, डीजीसीए ऑडिट फ्लैग्स 51 सेफ्टी नुप। काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा इज फेमस फॉर समथिंग एल्स। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? नहीं, वेरी क्लोज। एक मोटा जानवर ही होता है लेकिन उसका सींग होता है, वन हॉर्न राइनो, वेरी गुड। पूरे इंडिया में आपको कहीं भी वन हॉर्न राइनोसरस देखना है, आप काजीरंगा नेशनल पार्क जाओगे, विच इज इन असम। सो दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, बट अब टाइगर पॉपुलेशन भी थर्ड हाईएस्ट नंबर पे वहीं पर है। हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन पूरे देश में इज इन मध्य प्रदेश। हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। चीता तो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, खत्म हो गए थे। अपन अफ्रीका से लेकर आए, नमीबिया साउथ अफ्रीका से चीता अपन इधर लेकर आए, रिहैबिलिटेट किए, और उन सबको, एमपी का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम था कूनो नेशनल पार्क, उन सबको वहां पे छोड़ा। तो चीता पॉपुलेशन इस समय सिर्फ मध्य प्रदेश में और थोड़े बहुत राजस्थान गुजरात जो भाग गए जंगल से उधर। हाईएस्ट मध्य प्रदेश, हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश। नहीं, हो ही नहीं सकता, चीता नहीं लेपर्ड होगा। चीता 1942 में इंडिया में खत्म हो गए थे, पूरा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था भाई, प्रोजेक्ट चीता। अप्रूवल नहीं मिल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अप्रूवल दिया, तब जाके अपन लेकर आए थे। सबसे पहला बैच नमीबिया से, फिर साउथ अफ्रीका से, ठीक है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व इन असम हैज रिकॉर्डेड थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। थर्ड नंबर पे काजीरंगा। अच्छा, मैंने स्टेट का बताया, हाँ, स्टेट में हाईएस्ट इज इन मध्य प्रदेश, हाईएस्ट इन नेशनल पार्क के केस में इज यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन याद है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, ब्रिटिश के टाइम पे। वो मूवी देखी है? वेरी लो चांसेस, वैसे काल करके एक मूवी आई थी, इस काल काल में हम, नो, ओके, वो पूरी मूवी की शूटिंग वहीं पे हुई थी। इट्स द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश बंदा था, कंजर्वेशनिस्ट, उसके नाम पर इस्टेब्लिश किया था। एक बार ईयर में वापस से चेक करूंगी, बट मुझे जो याद आ रहा है 1936। ठीक है, देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन थी, इससे हमको 4 नई इंफॉर्मेशन मिली। जब आप धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर पढ़ोगे,
और धीरे धीरे करके आपके दिमाग में भी इंफॉर्मेशन बिल्डअप होगी ना। ये सारी चीजें मैंने कभी रटी नहीं है, मैंने कभी ना कभी किसी बुक में पढ़ा है, वही बुक मैंने दोबारा तिबारा पढ़ी, मेरे दिमाग में बैठ चुकी है इन्फॉर्मेशन अभी। मैं जैसे ही कोई जिम कॉर्बेट बोलता है, मेरे दिमाग में सट 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 करके ऐसे सारी की सारी लाइनें आ जाती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल 1950 से, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ब्रिटिश टाइम में हुआ था, उसका नाम चेंज हुआ होगा। हम्म, मैंने क्या बोला, मेरे को बोलने में मजा आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई एम नेवर रॉन्ग। चल, हाँ ओरिजिनल नेम अलग रखा था, बाद में फिर चेंज भी किया था। एडिटोरियल नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो बात की कहानी है, नेशनल पार्क्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एडिटोरियल नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, आपको अपनी वोकैब पे ध्यान देना है, अनसीन पैसेजेस के लिए डेवलपमेंट करना है, आप पढ़ सकते हो। इसमें से आपको जीके के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। अगर आप क्लैट दे रहे होते तो मैं बोलती एडिटोरियल वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस वी आर नॉट टारगेटिंग देयर, देन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रॉम द पिच लुकिंग बैक, न्यू न्यू न्यू। बिजनेस में बहुत ही कम चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल अफेयर्स में सिर्फ जो मैं बोलूँ वो इंपॉर्टेंट है। जीडीपी हो गया, कुछ ऐसा बड़ी चीज हो रही है तो इंपॉर्टेंट, कोई नया मॉनेटरी पॉलिसी आई, रेपो रेट ऊपर नीचे किया, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। यूके टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर अनलेस इजराइल कमिट्स टू ट्रूस, जिस दिन रिकॉग्निशन दे दे तब इंपॉर्टेंट। 4 killed as man opens irrelevant. Famine chokes Gaza as toll from strike tops 60,000. Again, कितनी डेथ, कितनी कैजुअलिटी, नॉट इम्पोर्टेंट। 27 killed, not important. SpaceX rocket diplomacy backfires at the Bahamas. Sorry, as the Bahamas pause landing deal. Irrelevant. नथिंग इज रेलिवेंट यहाँ पे। अच्छा, स्पोर्ट्स में जब तक कोई जीतता नहीं है, और स्पोर्ट्स में ज्यादातर टाइम याद रखो, जो भी स्पोर्ट्स छोटी सी जगह में वही इंपॉर्टेंट। क्रिकेट पे मुश्किल से एक आध सवाल आता है। यहाँ पे किसी ने बोला ड्यूरेंट कप, यहाँ लिखा हुआ है नीचे। कहीं पे दिया है क्या ड्यूरेंट कप? हाँ, ड्यूरेंट कप वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा ड्यूरेंट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल। ड्यूरेंट कप में कोई जीता है तो वो पूछा जाएगा। ड्यूरेंट कप बाय द वे नेशनली कंडक्ट किया जाता है, बाहर की कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करती, इंडिया के स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेंट कप रिलेटेड टू फुटबॉल, और उसमें जो जीता वो याद रखना है सिर्फ। स्पोर्ट्स में कई बार ऐसा सवाल आता है, आपको कोई ट्रॉफी या कोई नाम स्पोर्ट्स का पूछेंगे और आपसे पूछेंगे दिस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ड्यूरेंट कप जैसे रिलेटेड टू फुटबॉल। अच्छा, गियर सब, रीचेस, सेमीफाइनल, ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट अनलेस कुछ इंटरनेशनल लेवल पे अपन गोल्ड जीते हैं या सिल्वर जीते हैं तो याद रखना है। ब्रॉन्ज जीते हैं और वो ब्रॉन्ज कई सालों में पहली बार जीते हैं, बड़ा अचीवमेंट है तो याद रखना है। अभी जैसे चेस में दैट गर्ल, इंडिया फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड चैंपियन, क्या नाम है ए से? हाँ, ए से कुछ नाम है, देशमुख करके सरनेम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स का तो इनफैक्ट अपन लास्ट में एक पूरी लिस्ट बना लेंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आता, जिनको आता है उनको मोस्टली क्रिकेट क्रिकेट में ही आता है, छोटी छोटी चीजों में नहीं आता होगा, लेकिन अपने को स्पोर्ट्स में फॉर्मूला वन भी पढ़ना है, अपने को टेनिस तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको चारों के चारों ग्रैंड स्लैम्स पता है क्या होते हैं? टेनिस से रिलेटेड होते हैं। उसमें एक टर्म होता है स्लैम, आप बहुत तेज जब मारते हो उसको कहते हैं स्लैम, तो वहां से आता है ग्रैंड स्लैम। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये चारों मिलके बनते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस के। और जब इसमें ओलंपिक्स भी ऐड कर दो तो बनता है गोल्डन स्लैम। तो किसी साल अगर ओलंपिक्स भी है, हर साल तो होता नहीं है, जिस साल जैसे लास्ट ईयर था ओलंपिक्स, कोई बंदा अगर चारों ग्रैंड स्लैम जीता और ओलंपिक्स में भी जीता है तो कहलाता है गोल्डन स्लैम। बट ये चारों मिला के कहलाते हैं दी ग्रैंड स्लैम, मतलब दे आर द गॉड्स ऑफ टेनिस वर्ल्ड। तो चारों ग्रैंड स्लैम्स में एटलीस्ट सिंगल विमेन सिंगल मैन में कौन जीते, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में 100% आता है। इंटरनेशनल होता है, सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल के कुछ कुछ
जैसे अपन अगर बात करें बैडमिंटन की, तो इसमें ये जाते हैं सात्विक चिराग डुओ। बैडमिंटन की कभी भी बात होगी तो आपको इन दोनों का नाम मिलेगा, और ये पेयर अप में ही खेलते हैं। ये जीते तो इंपॉर्टेंट। बट अपन स्पोर्ट्स जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, आपको नाम याद हो जाएगा कि F1 में हमेशा यही जीतता है, बैडमिंटन में हमेशा यही जीतता है। ऐसे करके ना इतने बार अपन पढ़ लेते हैं कि आपको उस स्पोर्ट्स के नाम से उस बंदे का नाम याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें गेस वर्क भी बहुत आसान रहता है। नहीं भी याद आंसर तो आपको लगेगा अच्छा यही जीता होगा यार, ऐसे तरीके से हो जाता है। ठीक है मौशी, बिल्डिंग खाली हो गई क्या? ठीक है चलो, तो रेलेवेंट इरेलेवेंट समझ में आया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड यू 31st का न्यूज़पेपर, जिसमें आई वांट यू ऑल कि आप खुद से रेलेवेंट इरेलेवेंट ढूंढ के लेकर आएंगे। अभी आधे घंटे के अंदर भेजती हूँ मैं। ठीक है, अपन डिस्कस नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे, या व्हाट आई प्रॉब्ली डू इज आई कीप अ गूगल मीट पे ये सारा डिस्कशन करेंगे। क्लास का टाइम अब उस जगह नहीं लगाएंगे, बट न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। ओके चल, अभी के लिए मैं छोड़ देती हूँ, 7:15 हो गए, भाग जाओ सीधा घर भागना, इधर उधर मत भटकना। ठीक है चलो। मैम मैं भी एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, नेशनल लेवल बॉक्सिंग है। नाइस, मिलने आओ कभी दूर से। बहुत बढ़िया यार। चलो, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off. Bye bye. ये लेक्चर 2 पार्ट्स में अपलोड होगा, ठीक है?